हेलो एंड वेलकम टू विपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईज। माय नेम इज निहारिका वालिया और मैं आपके साथ में हूं फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2022। और आज हम समझने की कोशिश करेंगे या आज की पूरी क्लास आपको ये बताने के लिए है कि मैनेजमेंट क्या है एंड हाउ डू वी एग्जैक्टली प्रोसीड विद द एरिया ऑफ मैनेजमेंट इन द एग्जामिनेशन। सो टुडेज क्लास इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट। चलिए, आई होप एवरीबडी हैज ऑलरेडी गॉन थ्रू द पर्टिकुलर सिनारियो वेयर आज ही बात हुई है कि आप लोगों का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज होने वाला है 28 को। आपका इस समय इसकी डिटेल्स आ जाएंगी 26 टू 28 के बीच में। 28 से आपका पोर्टल पर आपकी जो पेमेंट और आपकी ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है दैट वुड बी स्टार्टेड, द प्रोसेस विल स्टार्ट फ्रॉम 28th एंड द फर्स्ट phase will be conducted on 28th of May, and then when we talk about the second phase it would be conducted on 25th of June, यानी 25 जून तक का समय आपके पास आ जाता है टू कंप्लीट द एरिया ऑफ मैनेजमेंट, फाइनेंस एज वेल एज ईएसआई। सो आज पहले मैं एक बार आपको एक क्विक रिकैप दे दूं कि आरबीआई ग्रेड बी का एग्जामिनेशन का पूरा पैटर्न क्या रहता है और मैनेजमेंट वहां कहां स्टैंड करता है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि इस पूरे सिनेरियो में हम कहां हैं, किसके बारे में मैं बात करने वाली हूं आज। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दैट। सबसे पहली चीज हमारे पास क्या होती है, इस एग्जामिनेशन में अलग अलग फेज आ जाते हैं। सबसे पहला आपके पास आता है फेज 1, जो आपका क्या होगा, एक कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। फेज 2 जो आपका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव पेपर होता है। उसके बाद फेज 3 यानी इंटरव्यू। हमारे लिए मैनेजमेंट स्टैंड कहां करता है, ये क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए। सबसे पहली चीज जो हमारे पास फेज 2 है, फेज 2 के अंदर देयर इज वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट कॉल्ड ईएसआई एंड सेकंड सब्जेक्ट इज कॉल्ड एफएम। यानी आपके पास क्या आ जाता है, ईएसआई इज इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज और सेकंड सब्जेक्ट आ जाता है आपके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये पेपर आपका 100 मार्क्स का आ जाता है, ये भी आपका 100 मार्क्स का आ जाता है। यानी फाइनेंस और मैनेजमेंट आपके पास दोनों मिलाकर 100 मार्क्स के आ जाते हैं। यानी अगर मैं एक ओवरव्यू से बात करूं तो आपके पास ये दो सब्जेक्ट्स रहते हैं, और अगर एक प्रैक्टिकल और एरियल व्यू से हम ये मैनेजमेंट के टॉपिक को देखें तो फाइनेंस का जो पोर्शन है इट इज मोर एंड मैनेजमेंट का पोर्शन इज लेस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट शुड अराइज इज कि मैम फिर मैनेजमेंट पढ़ना क्यों है, हमारे पास ईएसआई और मेरा अगर फाइनेंस स्ट्रांग है तो क्या मेरे को मैनेजमेंट के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत होनी चाहिए। Now let's talk about this particular thing. Now this particular paper is something, इसके अंदर मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप उसको तरीके से पढ़ते हो ना तो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको नंबर कमाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ेगा। मतलब अगर आप बोलो कि मैंने इतना पढ़ा है ना, उसके अंदर से आप इतना नंबर निकाल सकते हो। नाउ दैट इज द पर्टिकुलर प्लस पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तरीके से पढ़ा हुआ मैनेजमेंट है, पैजार्ड मैनर से नहीं, लेकिन अगर आप तरीके से मैनेजमेंट के पोर्शन को कवर करते हो देयर वुड नेवर बी अ ट्रबल फॉर यू। So now let's understand what is management, what is it that you have to deal with, because ultimately RBI grade B is all about preparing for all these areas properly. So if I'm talking about management, what is this particular area management और क्यों कह रही हूँ उसके पीछे, आज मैं उसको लेकर सारी बात करूंगी। सबसे पहला आपके पास आरबीआई ग्रेड बी का जो पेपर आता है, पेपर पैटर्न ये है। इसकी फर्दर डिटेल्स अगर कुछ भी चेंज होती है दैट वुड डेफिनेटली बी डिस्कस्ड। नाउ जनरल अवेयरनेस का आपके पास 80 का आ जाता है, रीजनिंग का आपके पास 60 मार्क्स का आ जाता है, इंग्लिश इज 30 एंड क्वांट इज 30। इज मैनेजमेंट एनीवेयर इन द फेज 1? नो, फेज 1 के अंदर आपके पास मैनेजमेंट नहीं आता। इस बार के सिनेरियो के अकॉर्डिंग जाया जाए तो आपके पास में 3 महीने आ जाते हैं टू प्रिपेयर फॉर फेज 2। यानी आप 3 महीने के जुडिशियस टाइम पीरियड के अंदर इफ यू यूज इट जुडिशियसली ना, एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ आप चले तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए फेज 2 के हिसाब से समय कम पड़ सकता है। ठीक है, सो नाउ फेज 1 तक मतलब 28 मई तक आपके पास मैनेजमेंट का कोई एक्टिव वहां पर यूटिलाइजेशन नहीं है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द फेज 2, वेयर इज मैनेजमेंट, है ना। अब वो समझे, सबसे पहले आपके पास मैनेजमेंट कहाँ आता है। देखिए हमारे पेपर में क्या होगा, फेज 2 के अंदर जैसे आप एंटर करोगे फेज 2 में वो बोलते हैं कि देखिए देयर इज नथिंग कॉल्ड ऑब्जेक्टिव पेपर, वी कॉल इट ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव पेपर। यानी आपके पेपर में कुछ एरिया ऑब्जेक्टिव होगा और कुछ पोर्शन होगा सब्जेक्टिव। फाइनेंस और मैनेजमेंट ये रहे, ठीक है, ये एक सेपरेट पेपर के तौर पर दिखाए जाएंगे जहां पर 50% ऑब्जेक्टिव है और 50% सब्जेक्टिव है। जो 50% ऑब्जेक्टिव है उसके लिए आपको मिलेंगे 30 मिनट्स और जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसके लिए आपको मिल जाएंगे 90 मिनट्स।
यहाँ पर आपके पास जितने क्वेश्चंस रहेंगे उनके अंदर आपके पास कितने हो गए, 50 मार्क्स का ये होगा, 50 मार्क्स का ये होगा। बट इन बोथ द एरियाज अगर एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, पेपर में फाइनेंस ज़्यादा आता है, मैनेजमेंट का पोर्शन थोड़ा कम हो जाता है। इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो जो आपका फेज 2 के अंदर जो सब्जेक्टिव है ना, सब्जेक्टिव पोर्शन के अंदर भी ऐसा है। बट द पॉइंट इज आपके पास अगर सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात की जाए, सो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर आपके पास में जो एफएम के पोर्शन के अंदर अकाउंट जो मैनेजमेंट का है वो पोर्शन बहुत ज़्यादा कम होगा, ऐसा नहीं होता। आपके पास एक अच्छा खासा एरिया अगर फाइनेंस का है तो मैनेजमेंट का भी है, तो आपके पास उससे भी क्वेश्चंस निकल कर आ जाते हैं। देखिए ईएसआई जो है इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज तो आपके लिए फायदेमंद हो जाता है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। वाई? बिकॉज आपके पास फेज 1 में भी कहीं ना कहीं जनरल अवेयरनेस के साथ में जुड़ी हुई स्कीम्स और वो सब चीज़ें आपको पढ़नी ही पड़ती हैं। इनफैक्ट इंटरव्यूज के तक आपके साथ जाएगा। इंग्लिश राइटिंग और ये जो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट को अगर आपने ढंग से किया होगा ना, इसका बेनिफिट आप इंग्लिश राइटिंग में भी उठाएंगे। बिकॉज इफ यू लुक एट द पर्टिकुलर सिनेरियो, देयर इज नथिंग कॉल्ड इंग्लिश राइटिंग। वो काफ़ी हद तक आपके करंट सिनेरियोज से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो यानी अगर आप इन सब टॉपिक्स को ढंग से प्रिपेयर करते हैं, इसकी प्रिपरेशन में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। बट इतने सब में द क्वेश्चन इज स्टिल द सेम, वाई मैनेजमेंट? मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो वहां पर आपके पास ना बेनिफिट ये हो जाता है, यू विल गेट अराउंड आपको 10 मार्कर क्वेश्चन करने होते हैं सब्जेक्टिव के अंदर फॉर मैनेजमेंट। रेस्ट आपके पास उसके बाद 10 मार्कर के आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके अलावा आपके पास जो 50% ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर भी आपके पास एक मैनेजमेंट का पोर्शन दिखता है। तो मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ कि 50 के अंदर ये जो 50 100 मार्क्स के अंदर जो मैनेजमेंट है वो पूरा 50 मार्क्स का आपको देखने को मिल जाएगा कि 50 का फाइनेंस होगा और 50 का मैनेजमेंट होगा। बट ये फर्क है कि हाँ, आपको मिनिमम अराउंड 40 मार्क्स के आसपास का तो यू कैन एक्सपेक्ट कि आपको मैनेजमेंट का एरिया पेपर में जरूर दिखेगा, डिपेंडिंग अगर वो ऑब्जेक्टिव में उसको बढ़ा देते हैं, दैट इज समथिंग व्हिच कैन गो टुवर्ड्स योर साइड। फाइनेंस इज अ टेक्निकल एरिया। उस टेक्निकल एरिया के लिए, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने के लिए, उसके न्यूमेरिकल पार्ट को कवर करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जबकि जब मैं बात करती हूँ मैनेजमेंट की, अगर आपने इसको तरीके से पढ़ा, ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके फाइनेंस के नंबरों के साथ में जुड़कर ये एक ऐसा पेपर निकल कर आ सकता है जो आपके ओवरऑल फेज 2 के मार्क्स को बढ़वा सकता है आगे। क्योंकि इसके अंदर जहां पर फाइनेंस की टेक्निकलिटीज जुड़ती हैं वहां मैनेजमेंट की टेक्निकल लैंग्वेज जुड़ जाती है। यानी कंसेप्ट सिंपल, सिर्फ टेक्निकल लैंग्वेज का खेल है। और अगर आपकी इंग्लिश वहां पर सही है और आपको टेक्निकल लैंग्वेज को रीड बिटवीन द लाइंस का कंसेप्ट आपको अच्छे से आता है, तो क्यों नहीं निकलेगा ये आपका? Why would there be a trouble in terms of the management? Correct? So that means अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, ये वो छिपा हुआ हथियार है जो दिखने में तो लगता है कि कहाँ चलेगा, लेकिन अगर तरीके से आपने इस्तेमाल किया तो फाइनेंस के साथ जुड़कर ये आपके स्कोर को डेफिनेटली मेनीफोल्ड इंक्रीज करवाने का ताकत रखता है। दैट इज द पोटेंशियल ऑफ मैनेजमेंट। बट व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट टुडे? आज मैं बात करने वाली हूँ मैनेजमेंट में क्या क्या पढ़ने वाला है, क्योंकि मैनेजमेंट में तो बहुत सारी चीजें जो पढ़ने वाली हैं। अब क्या हम लोग पूरी की पूरी मास्टर्स में आपके कई जगहों पर दिखती है, बैचलर्स में आपको कई जगहों पर मैनेजमेंट दिखती है, क्या हमको सारा पढ़ना है? आरबीआई का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो आप लोगों को काफी हद तक डिफाइंड सिलेबस देते हैं, और रादर आपके उस डिफाइंड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको चलना भी चाहिए, बिकॉज मोर और लेस उसमें आपका पेपर जो है वो वहीं से निकल कर आता है। But when we talk about the examination, recently SEBI conducted the examination. मैनेजमेंट को ना बच्चे बहुत ज़्यादा सोचकर चलते हैं कि हो ही जाएगा, उसमें है क्या, बहुत ईजी सा है। वहाँ पर उन्होंने क्या किया था, द क्वेश्चंस वर, द कंसेप्ट वाज इजी, द क्वेश्चन वाज टफ। नाउ व्हाट डज दिस मीन? जब हम बात करते हैं कंसेप्ट तो आसान था, फिर क्वेश्चन में क्या दिक्कत आई? जब मुझे पता है 1+1 2 होता है तो अब जैसे मर्जी पूछ लो वो तो 2 ही रहेगा ना मैम। इस तरह की चीजें बच्चों के दिमाग में आती हैं। बट द पॉइंट इज, आप ये देखिए ना, अगर मैं आपको सिंपल से डेफिनेशन के 3-4 कंफ्यूजिंग से सेंटेंसेस का ऑप्शंस दे दूं तो क्या होगा? वो सिंपल सा इजी सा सेंटेंस भी खराब हो जाएगा। ये प्रॉब्लम होती है मैनेजमेंट के अंदर। मैनेजमेंट का ये बेनिफिट जरूर रहेगा, जब आप पढ़ोगे अच्छे से रीड करोगे आपको सब समझ में आएगा, लेकिन जब आप उसी को अटेम्प्ट करने लगोगे गड़बड़ आती है उसकी एप्लीकेशन में, नॉट द एरिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग देयर। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, व्हाट इज इट दैट वी हैव टू डू? What is it as a student you should do? सबसे पहला होता है go through the syllabus। सबसे पहला होता है कि आप सिलेबस को अंडरस्टैंड करें, यानी सबसे पहली चीज आती है कि आप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करें।
आई हैव सीन पीपल सेइंग कि क्या फर्क पड़ता है, आप मैनेजमेंट कहीं से भी पढ़ना शुरू कर सकते हो, बट डू यू नो मैनेजमेंट के भी अपने बेसिक्स हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैनेजमेंट की टर्मिनोलॉजीज का आधार यानी उसका बेस है, एंड इफ यू डू नॉट गो थ्रू द बेस, हाउ कैन यू मेक अ बिल्डिंग आउट ऑफ इट? द फॉर्मेशन हैज टू बी स्ट्रॉन्गर. So whenever you are going for the management, there are certain things which should be done first. ऐसा नहीं है कि अगर आपने आगे वाली चीजें पहले कर दी तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बट जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, स्पेशली जब आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की तरफ जाओगे, अगर आपको ही सीक्वेंस नहीं पता तो आप एग्जामिनर को कैसे उस चीज को लिख कर दिखाओगे? हाउ विल यू बी एबल टू जस्टिफाई दैट सिनेरियो कि आपको वो क्वेश्चन आता है और आप उस क्वेश्चन के जो कनेक्टिंग द डॉट्स के सिनेरियोस बना रहे हो वो सही बना रहे हो? क्रिटिकली एनालाइज करना, इवैल्यूएट करना, डिफरेंसेस निकालना, वो सिर्फ तब पॉसिबल है जब आपको उसके पीछे का रीजन मालूम है. अगर पीछे का रीजन नहीं मालूम, सिर्फ वो बीच में से ऐसे टॉपिक पढ़ा, उसके पीछे की पूरी कहानी नहीं मालूम, तो आप क्या कर रहे होगे? आपको जितना पता है बस आप इतना सा बताकर छोड़ दोगे. अगर आपको पूरी चीजें पता होंगी तो आप कनेक्टिंग द डॉट्स का इस्तेमाल कर पाओगे. यानी सबसे पहला टॉपिक होता है आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी लें. हर एक टॉपिक को इंडिविजुअली पढ़ें, उसके बाद उनका हर एक का दूसरे के साथ में क्या कनेक्शन है, तो दैट मीन्स आपके पास आता है कनेक्टिंग द डॉट्स. उसके बाद आपने कनेक्टिंग द डॉट्स को समझ लिया, इसके बाद आपके पास क्या आता है, देन यू स्टार्ट विद योर डिस्क्रिप्टिव एंड द ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिसेस. दैट विल बी रियली हेल्पफुल. रादर हर एक क्लास के साथ में कुछ मिनी प्रैक्टिस सेशंस आपको हमेशा करते रहने चाहिए. उससे क्या होता है कि जब आपने उस क्लास में कुछ समझा होता है या अगर आपने खुद से कुछ पढ़ा है तो आपने उसको लिख कर देख लिया, तो आपको डिस्क्रिप्टिव में उसकी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा. अच्छा, अब एक और डाउट पूछ लेती हूँ खुद से, रादर आप लोगों से. उसका आंसर आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि जब आप आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन देने जाते हो, पेपर प्रिपेयर कर रहे हो, क्या आपको आंसर नोटबुक में लिखने चाहिए? बताइए. अगर आपने नोटबुक के अंदर आंसर लिख दिया, बहुत अच्छा आंसर लिखा होगा, लेकिन पेपर में हाथ नहीं चल रहा था, आपको उनके इंटरफेस में काम करने में दिक्कत आ रही थी, तो क्या आप आंसर ढंग से सबमिट कर पाओगे? पोटेंशियल था, मेरे को आंसर भी आता था, लेकिन काउंट क्या होता है, मैंने पेपर में लिखा क्या है. यानी इस केस में सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं, अगला लेवल क्या होगा, चलो भाई वो हो जाएगा कि चलो सीखो और वर्क करो अपनी टाइपिंग के ऊपर, प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर्स के ऊपर. यू कैन नॉट स्टॉप एट जस्ट कंप्लीटिंग दीज एरियाज, यू जस्ट कैन नॉट. ठीक है, ये आपके पास आ जाता है. अब थोड़ी सीक्वेंस में बताती हूँ कि कहाँ से अगर आप पढ़ना शुरू करते हैं, दैट इज वे बेटर टू अंडरस्टैंड मैनेजमेंट है क्या, क्यों बना. क्योंकि जब आप बड़े क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे या आपके पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में जाएंगे या फिर आपके पास वो कंफ्यूजिंग लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, उसमें आपको उसका रट्टा मारा हुआ कि डेफिनेशन तो ये कहती है, वो चीज़ काम नहीं करेगी. उस कंसेप्ट के पीछे का कोर या उसकी थीम या उसका जिस्ट क्या था, जब तक आपको वो नहीं पता, आपके आंसर में क्वालिटी शायद ना आए. तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको मैनेजमेंट का बेस पढ़ने की जरूरत है. मैनेजमेंट होता क्या है? मैनेजमेंट को अगर मैं प्रॉपर्ली डिफाइन करूँ ना, इसकी एक बड़ी प्यारी सी सिंपल सी डेफिनेशन है, गेटिंग द वर्क डन थ्रू अदर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. एक बेसिक सी डेफिनेशन जिसको मैं अपने आंसर्स के अंदर कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकती हूँ. ऐसी बहुत सी छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो आपको डिस्क्रिप्टिव में हेल्प करेंगी, और इन्हीं डेफिनेशंस के साथ जुड़े हुए उनके फिलोसोफर्स, उनके पीछे की बैक स्टोरीज, वो आपको हेल्प करेंगी एमसीक्यू के अंदर. क्योंकि आपके पास फेमस बुक्स के अंदर की किस पर्टिकुलर पर्सन ने, किस फिलोसोफर ने कौन सी चीज को लेकर क्या कहा था, वो आपके पास डेफिनेटली पेपर में आ सकता है. साथ ही साथ जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की पूरी थॉट प्रोसेस की, इसको बनाने वाले पता नहीं कितने सारे और बहुत रिनोन्ड मैनेजमेंट के फिलोसोफर्स थे. दोस फिलोसोफर्स हैड स्पेंट अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन मेकिंग ऑल दीज थिंग्स. यानी वो साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, एचआर डिपार्टमेंट्स, इन सब के लेकर जो डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस आई थी, उनके पीछे के रीजंस थे. स्टार्टिंग फ्रॉम टेलर टू हेनरी फ्योल टू देन वी हैव एल्डोर्फर्स ERG थ्योरीज, बहुत सी. मतलब मैं अगर वैसे बात करूं तो कहां से शुरू होती है, पहले मैनेजमेंट करना सीखा इन्होंने. मैनेजमेंट के अंदर में उन्होंने सारे के सारे फंक्शंस बताए, गोइक आए, उसके अलावा उर्विक आए, देयर आर सो मेनी ऑफ दीज. लेकिन प्रॉब्लम यह है, अगर आप इनको सीक्वेंस में पढ़ते हैं ना, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी रहती है. मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर मैंने पहले किसी एक ऑथर को पढ़ लिया और उसके 4 दिनों बाद या 6 दिनों बाद या हो सकता है 1 महीने बाद मैं दूसरे ऑथर को पढ़ूँ तो मुझे पढ़ने में कहीं दिक्कत आएगी. लेकिन अगर आप उसी सीक्वेंस में कि एवोल्यूशन कैसे हुआ था, क्या थी ये मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी कुछ रोल था, वो चीज़ें अगर आप पढ़कर रखते हैं, आपके ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडिंग द पर्टिकुलर सब्जेक्ट गोज
बिकॉज अल्टीमेटली यू आर नॉट पुशिंग योरसेल्फ टू गो हैपहेजेड मैनर में, आप नहीं जा सकते वैसे, रेदर देन मेकिंग अ केओस इन योर स्टडीज यू आर गोइंग इन अ सिस्टमैटिक मैनर, और वो सिस्टमैटिक मैनर एक तरीका है, उस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको आसानी होती है उस सब्जेक्ट के अंदर ये समझना कि इस प्रोसेस का इस पर्टिकुलर टॉपिक से कोई लिंक भी है, राइट सो वो आपको हेल्प करता है। जैसे साइंटिफिक कौन सा पर्टिकुलर अप्रोच था, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच आई थी, एचआर यानी ह्यूमन रिसर्च को, यानी एक मानिए कि इंसान को जब इंसान मानना शुरू किया गया, उससे पहले वो सिर्फ एक जरिया था प्रोडक्शन करने का, लेकिन फिर जब उसको इज्जत मिली, ह्यूमन रिलेशंस के अंदर उसका एरिया आया, सिस्टम्स अप्रोच आई, ये सारी अप्रोचेस डिफरेंट डिफरेंट मैनेजमेंट के अंदर आई, नज थ्योरी, ऑल दीज थ्योरीज वर इंट्रोड्यूस एंड मैनेजरियल रोल्स के ऊपर इवन सेबी ने भी पिछली बार अपने पेपर के अंदर इस चीज को किया था। इनफैक्ट अगर मैं आरबीआई की भी बात करूँ ना, मैनेजरियल रोल्स बेस्ड जो एमसीक्यूज होते हैं, स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं मैनेजरियल रोल्स में होगा ही क्या मैम, बड़ी छोटी सी तो चीजें हैं, लेकिन जब आप इसके रोल्स को पढ़ते हैं यानी कम्युनिकेटर, डिसेमिनेटर, नेटवर्किंग, कितना काम होता है इसके ऊपर, अगर एक अजीब सा एमसीक्यू आ गया ना, even the students who knows about these roles very well, they will have to look at the question again and then have to make a decision। यानी इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर ऐसा है कि आपके पास विन विन सिचुएशन जरूर है, कैलिबर पूरा है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका फेवरेट सब्जेक्ट बनके आपको अच्छे नंबर दिलवाने का, लेकिन आपको उसको उस लेवल की इज्जत देकर पढ़ना भी होगा। रिक्वायरमेंट शायद ईएसआई और एफएम जो हम फाइनेंस की बात करते हैं, फाइनेंस से आपको शायद कम रहेगी, लेकिन इसके अंदर से निकलकर जो आपकी कंटेंट निकल के आएगा, आपकी प्रेजेंटेशन निकल कर आएगी और आपकी आउटपुट निकल के आएगी, वो उन दोनों से ज्यादा भी रह सकती है। यानी मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको उन दोनों सब्जेक्ट्स के साथ में उनका पिलर बनके सपोर्ट कर सकता है आपके स्कोर को और बढ़ने के लिए। ठीक है, वंस यू अंडरस्टैंड दिस एरिया की एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट कैसे इवॉल्व हुआ, फिर आपके पास आ जाता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये कुछ बेस है, अगर कोई भी स्टूडेंट जिसने आज से पहले कभी मैनेजमेंट का नाम भी नहीं सुना था, वो इनको पढ़ लेगा, उसको मैनेजमेंट का स्केलेटन जरूर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट के पीछे के बहुत सी चीजें हैं। डू यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट मोटिवेशन, यू टॉक अबाउट लीडरशिप, दे आर नॉट इंडिविजुअल टॉपिक्स, वो डायरेक्टिंग के अंदर से निकले हुए टॉपिक्स हैं। डायरेक्टिंग का मतलब होता है इंसान का सामने वाले से काम करवाना। अगर मैं आपसे कुछ काम करवाना चाहती हूँ तो मुझे आपको बताना पड़ेगा, यानी कम्युनिकेशन भी इससे निकला है। टेक्निकली जब आप इसका सिलेबस देखोगे, उन्होंने इस टॉपिक को अलग से इज्जत नहीं दी, लेकिन इसी के अंदर से निकला कम्युनिकेशन, इसी में से निकला लीडरशिप, इसी में से निकला मोटिवेशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जिनके ऊपर डेफिनेटली आप पेपर में क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देयर वुड बी क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल दीज 3 एरियाज, नॉट ओनली इन आरबीआई बट इन मेनी अदर एग्जामिनेशंस वेयर मैनेजमेंट इज देयर। यानी इसके अंदर आपने जो टाइम स्पेंड किया वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है ना, ये आपका बेस है। जिसको इसमें दिक्कत आती है ना, उसको ये प्रॉब्लम हो जाती है कि जब आपके पास पेपर में फंक्शंस बेस्ड कोई क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि चांसेस होते हैं कि आपके पास एक ना एक क्वेश्चन फंक्शंस बेस्ड हो सकता है, तो अगर वैसा रहेगा तो वहां पर आप नंबर गवा देंगे। डायरेक्टिंग के टॉपिक के अंदर से निकलकर आपके पास फर्दर कुछ टॉपिक्स आते हैं, अब वो भी समझते हैं। ये पर्टिकुलर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये 5 चीजें, ये क्या है? ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट जो बेसिक काम करता है वो इसके अंदर आता है। तो क्या आपको सिर्फ यही करना है? नहीं, आपको मैनेजमेंट को भी समझना है, मैनेजमेंट के नेचर को भी समझना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझने हैं, क्यों बना मैनेजमेंट, ऐसा क्या है मैनेजमेंट के अंदर, वो सब आपका यहाँ पर कवर होगा, जिसको आपको पढ़ना होगा। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द मैनेजमेंट, हमने कैसे पढ़ना है? सबसे पहले इन कॉन्सेप्ट्स को आप समझिए, फिर इन सब जो अभी हम पढ़ेंगे ना, इसके बाद के जितने भी टॉपिक्स हैं, क्योंकि पहला टॉपिक तो आपने कर लिया, उसके बाद आपका बेस बनना शुरू होएगा। इन टॉपिक्स को आपने समझा, फिर कनेक्ट करो सारे डिफरेंट डिफरेंट डॉट्स को, और उसी के बेस पर आप अपनी एमसीक्यू और उसी के साथ में सेकंड पॉइंट यानी आपकी जो आंसर राइटिंग है उस पर वर्क कीजिएगा। उससे क्या होगा? बिकॉज वंस यू नो कि कौन सी चीज किससे लिंक्ड है, आपका आंसर गलत ही नहीं हो सकता। अगर आप लिंकेजेस निकाल पाओगे तो कहीं कोई कमी रहेगी ही नहीं। सो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि यू शुड ऑलवेज गो अहेड एंड कनेक्ट द डॉट्स व्हेन इट कम्स टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का जैसे ही आपने वो बेस खत्म किया, उसके साथ में आपके जुड़ जाते हैं मीनिंग एंड द कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। जो हम फंक्शंस वगैरह कई बार उसको भी कई लोग उसके अंदर काउंट करते हैं, बट अदरवाइज इसके अंदर और भी कई चीजें आ जाती हैं।
आपके पास ओबी के अंदर आपके पास आता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, लोग किस तरीके से चलते हैं अपने कामों के अंदर। इफ आई वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन, उसका क्लाइमेट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वहां पर होने वाले झगड़े वो मेरे लिए एक दिक्कत कर सकता है। यानी ऑर्गेनाइजेशन में किस किस तरह के झगड़े या कन्फ्लिक्ट्स आ सकती हैं, उनके सोर्सेस क्या हैं, किस किस तरह की कन्फ्लिक्ट होती हैं, इनको रिजॉल्व कैसे करती है एक ऑर्गेनाइजेशन, वो सब चीजें आपको इसमें कवर की हुई दिखती हैं। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस अलोंग विद जोहारी विंडो, जैसे बेसिकली द कंसेप्चुअल एरियाज जो इसमें आपके पेपर में कवर होते हैं। साथ ही साथ अगर इंसान हमेशा अपने चेंजेस को लेकर, चेंजेस आर नॉट ऑलवेज इजी, जब हम लोग कई नया शू भी लेकर आते हैं वो भी पैर को काटता है। यहाँ पर शू बाइट वाली चीज हम जैसे कितने लोगों को हो जाती है, यानी एक शू चेंज करते हुए भी कई बार हमें एक दर्द होती है। तो सोचिए जब ऑर्गेनाइजेशन कोई पॉलिसीज बदल देती है या मेजर ट्रांजिशंस के थ्रू गो थ्रू होती है, तो क्या लोगों को दर्द नहीं होती, या लोग अनकंफर्टेबल नहीं होते, या लोग उसके अगेंस्ट कुछ कहते नहीं, बोलते हैं। तो उसे वो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के अंदर आपको वो चीजें कवर होती दिखेंगी। उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कर्ट ल्यूविन की थ्योरी ऑफ चेंज क्या है, वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स या डिफरेंट डिफरेंट फिलोसोफर्स ने किस चीज को क्या थ्योरी के अंदर डिफाइन किया गया था, वो आपके पेपर का हिस्सा है। फिर बारी आती है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। क्या इंसान की डेवलपमेंट को तो आप इतना ध्यान देते हो, क्या हम ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के बारे में ना सोचें? ऑर्गेनाइजेशनल चेंज करना, स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, प्लान्ड चेंज क्या होगा, एक्शन रिसर्च क्या होगी, क्या मॉडल्स हैं, वो हम पढ़ेंगे। अब पर्सनैलिटी की भी बात आ जाती है, क्योंकि लोग जो वहाँ पर काम करते हैं, एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट पर्सनैलिटी एंड हाउ डू दे रिएक्ट टू थिंग्स, उसी के बेस में तो हम उनसे काम करेंगे। मतलब डायरेक्टिंग के साथ में आपको इसको भी देख के चलना पड़ेगा, यानी लोगों की पर्सनैलिटी के क्या, उनकी मीनिंग, फैक्टर्स क्या होते हैं पर्सनैलिटी के, जो बिग 5 मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी है, री इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन भी आया हुआ था पिछली बार 2021 के अंदर, आपको इसका एक क्वेश्चन मिलेगा। एक बार मैं आपको इसके जो एमसीक्यू बेस नहीं, लेकिन हाँ पास्ट जो आपके डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चंस आए थे वो जरूर आपके साथ डिस्कस करूंगी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या और कैसे प्रिपरेशन करनी है। देन परसेप्शन, परसेप्शन यानी आपका और मेरा किसी चीज को देखने का नजरिया, वो नजरिया आपका डिफाइन करता है। अब जो पर्टिकुलर पर्सन ऑर्गेनाइजेशन को देखकर कहता है कि इनका मुझे ना ये चीज बड़ी अच्छी लगी, वो उसका परसेप्शन है। और अगर उसी चीज पर दूसरा पर्टिकुलर पर्सन कहता है नहीं मुझे ये चीज सही नहीं लगी, वो उसका परसेप्शन है। इसका कॉन्सेप्ट और इसके परसेप्चुअल एरर्स, दीज आर ऑल अ पार्ट ऑफ ओबी, यानी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर हम इन सब चीजों को पढ़ेंगे। They're all the things which should be covered there. अब बारी आ जाती है लीडरशिप और मोटिवेशन की। अब एक छोटी सी टिप, पहले तो ये दोनों टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगी। इस टॉपिक के अंदर लीडरशिप के अंदर मेन होता है इसके कॉन्सेप्ट समझना कि क्या कॉन्सेप्ट होता है, और इसको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फिलोसोफर्स ने अपनी बहुत सारी थ्योरीज दी हैं। यानी इनकी जो थ्योरीज पर अगर आप जाएंगे तो आपके पास ना मल्टीपल चीजें हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपनी थ्योरीज दी हैं, और उनका एक मेजर कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। और जब आप उस कंट्रीब्यूशन को कवर करेंगे अपने पेपर के हिसाब से, तो इसके अंदर आप, एक टिप दे देती हूँ, जब भी आप इस टॉपिक को पढ़ें या इसके अगले टॉपिक जो मैं डिस्कस करूंगी उसको पढ़ें, जहां मर्जी से पढ़ें, अपने हाथ से उन टॉपिक्स को लिखिएगा जरूर, बी इट इन योर ओन इन द पीडीएफ फॉर्मेट, स्टार्ट नोटिंग डाउन, और यू कैन कीप इट द हैंड रिटन नोट्स। उसके कारण क्या होता है कि आपको इन टॉपिक्स में समझ में आएगा। प्रॉब्लम ये होती है लीडरशिप में बहुत सारी थ्योरीज हैं, ट्राइट है, बिहेवियर है, कंटिजेंसी, कैरिज्मेटिक, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह की लीडरशिप है, और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है एमसीक्यू के लिए, तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है। इवन ये और इसका अगला टॉपिक, दीज इंडिविजुअल टॉपिक्स हैव द टेंडेंसी, इतने पावरफुल टॉपिक्स हैं ये कि इन दोनों के आपके पास बाकायदा क्वेश्चंस बनकर आ सकते हैं इंडिविजुअल आपके पेपर के अंदर, 10 मार्कर क्वेश्चंस। तो दिस इज वेयर इट कैन स्टैंड। सो देन लीडरशिप में आपके पास क्या होता है, वन पर्टिकुलर पर्सन हैज द पावर टू लीड। अब वो जो लीड करता है उसके अंदर बहुत सी चीजें हैं। पुराने समय में लोग कहते थे कि मेरे पास राजा का बेटा राजा बनता है, क्यों बनता है, वो मानते थे कि राजा का बेटा इससे राजा बनता है बिकॉज ही इज द सेम ब्लड लाइन। लेकिन धीरे धीरे क्या आज हम लोग ये मानते हैं? नहीं मानते। यानी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द ग्रेट मैन थ्योरी हैज बेसिकली गॉन देयर। वो ग्रेट मैन थ्योरी को डिफाइन करते थे, दैट मीन्स सम पीपल आर बोर्न टू लीड, दे आर जस्ट बोर्न हीरोज। बट आज के समय में कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर ऐसा नहीं चलता। क्या थी वो पिछली थ्योरीज, क्या बनकर आया उन थ्योरीज का, इसको उसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपकी अंडरस्टैंडिंग इस पर्टिकुलर टॉपिक में मैनी फोल्ड इंक्रीज हो जाएगी।
साथ ही साथ आपके पास एक टॉपिक और जो होता है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस, इसको आप ओबी के साथ में कवर कर सकते हो, कंसेप्ट इंपॉर्टेंस ऑफ डायमेंशंस। इमोशनल इंटेलिजेंस इज अगेन समथिंग व्हिच कैन बी कवर्ड इन टर्म्स ऑफ ओबी के साथ में, जब आप परसेप्शन पढ़ रहे हो, एटीट्यूड पढ़ रहे हो, उसमें आप इसको पढ़ोगे ना, आपको बहुत जल्दी से समझ में आएगा और आप इन टॉपिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाएंगे अगर पेपर में आता है तो। देन मोटिवेशन, लीडरशिप और मोटिवेशन कभी भी साथ में पढ़ने वाले टॉपिक्स नहीं है, क्योंकि जब भी जैसे ही आप इन दोनों को साथ में पढ़ोगे सब कंफ्यूज कर दोगे। सो इसीलिए ये टॉपिक अलग से पढ़िएगा और ये टॉपिक अलग से पढ़िएगा। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन एक इनर फीलिंग होती है इंसान की, आई वॉन्ट टू डू समथिंग, आई वॉन्ट टू बिकम एन आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, आई वॉन्ट टू एक्सेल इन माई लाइफ। इस तरह के क्वेश्चन हमें अपने आप से पूछते हैं, तो इसका कंसेप्ट, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कौन कौन सी थ्योरीज हैं, अगेन इसकी भी बहुत सारी थ्योरीज हैं जो कि अलग अलग लोगों ने दी है, मैस्लो ने दी है, एल्डोर्फर ने दी है, मैक्लेलैंड ने दी है, और आपके पास हर्सबर्ग ने दी है, और इसमें बहुत सारी और थ्योरीज हैं। देयर आर सो मेनी थ्योरीज व्हिच आई हैवंट इवन स्टेटेड हियर, बी इट लीडरशिप और बी इट इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशन। इसमें काफी सारी चीजें हैं जो कवर करने वाली होती हैं, एंड ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक भी बन जाता है, तो इसको बहुत अच्छे से देखना जरूरी होता है। नाउ मूविंग ऑन, इसके बाद हमारे पास अगला आ जाता है एथिक्स का एरिया। यानी एथिक्स क्या होते हैं? एथिक्स यानी आपके खुद के पर्टिकुलर पर्सन के इंडिविजुअल एथिक्स की बात नहीं की जाती। यहाँ बात की जाती है एक पर्टिकुलर पर्सन के बिजनेस को देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी अगर मैं बात करती हूँ कि मेरे बिजनेस के अंदर सच्चाई होनी जरूरी है, ईमानदारी होनी जरूरी है, प्रोफेशनली ऐसे ऐसे बिहेव करना जरूरी है, क्या राइट्स हैं आपके, क्या राइट्स हैं मेरे, इस तरह की चीजें आप यहाँ पर पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ एथिक्स, उसके एथिकल प्रॉब्लम्स क्या होती है एक बिजनेस के अंदर, यूटिलिटेरियनिज्म और वेइंग सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, इसमें ये सारे टॉपिक्स हम करेंगे जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के एथिक्स के साथ में जुड़ जाती है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के एथिकल सिनेरियो को कवर करते हैं, ओके, सो देन उसको कवर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या जुड़ जाता है, दैट इज एन ऑल्टरनेटिव टू मॉरल प्रिंसिपल्स। जब हम एथिक्स की बात करते हैं, एथिक्स के साथ में नेक्स्ट चीज जो कवर हो जाती है वो है आपके मॉरल प्रिंसिपल्स, वर्च्यू एथिक्स, थियोलॉजिकल एथिक्स, टेलीलॉजिकल थ्योरीज आती है, ईगोइज्म आती है, रिलेटिविज्म, बड़ी सारी थ्योरीज हैं आपके प्रिंसिपल्स की। बिकॉज द पॉइंट इज द प्रिंसिपल्स आर स्टेटेड हर जगह पर। ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लोग भरोसा कब करेंगे, जब वो अपने एथिक्स तैयार करेंगे, उनके कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स होंगे एंड दे वर्क अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, सो दैट्स अनदर लेवल ऑफ थिंग दैट वी आर सपोज टू डू। नाउ व्हाट नेक्स्ट, फिर होगा एथिकल प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं, क्या उनके लिए बिल्कुल सही होता है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, पूरा कोड ऑफ एथिक्स वाला एरिया कि क्या कोड ऑफ कंडक्ट रहना चाहिए कंपनी के अंदर, क्या होता है एथिक्स, एथिक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, हर कोई जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व है उसकी वर्किंग क्या रहती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ में जब आप एथिक्स वाले एरियाज को कनेक्ट करके पढ़ेंगे, दैट ब्रिंग्स आउट अ बेटर एरिया। ठीक है, सो आई कैन टेल यू कि कौन सी चीज आपको साथ साथ में पढ़नी चाहिए। उससे क्या होगा, जब आप उस ग्रुप को इकट्ठा पढ़ोगे ना, आपको उस ग्रुप के जितने भी हैं वो सारे समझ में आएंगे। अगर आप मोटिवेशन पढ़ते हैं, यानी जैसे ही आप फंक्शंस खत्म करते हैं, अगर आपने डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग फंक्शन कर लिया, वंस यू फिनिश डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग के बाद और कंट्रोलिंग, वंस यू कैन फिनिश बोथ द एरियाज, उसके बाद डायरेक्टिंग के 3-4 डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। यानी डायरेक्टिंग के अंदर आपको मिलता है सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। ये 4 डिफरेंट टॉपिक्स आपको कवर होते हुए दिखते हैं डायरेक्टिंग के अंदर, जिसमें से 3 इंडिविजुअली आपके पेपर के लिए रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यानी आपको क्या करना होगा, जो मोटिवेशन वाला एरिया है वो आपको सेपरेटली कवर करना है, लीडरशिप वाला एरिया है उसको आपको सेपरेटली कवर करना है, और कम्युनिकेशन को भी सेपरेटली कवर करना है। बट टू अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स क्लियरली एंड टू कनेक्ट द एरियाज, बेस्ट होगा पहले मोटिवेशन कर लीजिएगा, फिर कम्युनिकेशन पढ़िए और फिर लीडरशिप पढ़िए। इससे क्या होगा कि आप इन तीनों टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ पाएंगे। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो दिखने में आसान है, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये आ जाते हैं, ये हमेशा कंफ्यूजिंग टॉपिक्स बनकर आते हैं। अगला आपके पास आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक ऐसा एरिया है विच लुक्स सुपर इजी, कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर जो आपके बैरियर्स और इसके अंदर की मूवमेंट्स, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की जब आप बात करते हैं,
इसका जो पेपर के अंदर कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आती है दैट इज क्वाइट बिग। उसके आपको ज़रूर ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है कि इसके अंदर और कौन कौन सी चीज़ें आपको कवर करके चलना चाहिए, बिकॉज इसका एमसीक्यू बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग बन सकता है, स्पेसिफिकली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बैरियर्स, स्पेसिफिकली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। और इसके साथ का जो आपका, अगर आपके पास एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आ जाता है, वो एक बहुत विन विन सिचुएशन है, क्योंकि इसका एक बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर आप बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेंट जो ये टॉपिक खुद से ही आपको प्रोवाइड करवा देता है। तो ये है हमारे पास वो डिफरेंट एरियाज जो आपको पढ़ने की जरूरत होती है, राइट। सो दिस इज हाउ आई कैन डिफाइन द एंटायर एरिया ऑफ मैनेजमेंट। अब मैंने बता तो दिया, मैंने ये क्यों कहा कि ये पर्टिकुलर टॉपिक ऐसा है जो आपको फाइनेंस के साथ में जोड़कर और स्कोर करने में मदद करता है। एक तरफ आपके पास ईएसआई है, एक तरफ आपके पास फाइनेंस है, एक तरफ आपके पास एक प्योर थ्योरी है, इसको आप प्योर थ्योरी बोलोगे, लेकिन अगर आपने इस प्योर थ्योरी को एक तरीके से हैंडल किया ना, तो ये आपके प्योर प्रैक्टिकल, जैसे फाइनेंस में बहुत से एरियाज हैं जो प्योरली प्रैक्टिकल बेस्ड हैं, उनके साथ में जोड़कर आपके स्कोर को बढ़ाने में इसकी तरफ से कोई कमी नहीं होगी। दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट प्रोवाइड्स यू द एंटायर पोटेंशियल टू स्कोर एज मच एज यू वांट इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, बिकॉज अगर आपकी तरीके से प्रिपरेशन होगी तो कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया था डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आरबीआई के एक पर्टिकुलर पेपर 2015 के पेपर में देयर वाज अ पर्टिकुलर क्वेश्चन कॉल्ड प्लानिंग इज द ब्रिज बिटवीन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, डिस्कस। यहाँ पर उन्होंने एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात की, बट डू यू नो ये पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट सिर्फ अपने आप से बात नहीं कर रहा। प्लानिंग को आप डिफाइन करते हुए ये प्रेजेंट और फ्यूचर को देख रहा होता है। प्रेजेंट में इसके साथ में जुड़ जाता है एक और टॉपिक जिसे हम बोलते हैं कंट्रोलिंग। पूरा सर्कल कंप्लीट होने के बाद आप नया प्लान बनाते हो, लेकिन आप हमेशा पीछे मुड़कर देखते हो कैसा रहा था पिछले प्लान का सिनेरियो। जैसे बचपन में हम लोग सब टाइम टेबल बनाते थे, और वो टाइम टेबल क्या फॉलो कर पाते थे, जब नहीं कर पाते तो खुद को रियलिटी मालूम होती थी। बस उसी तरीके से ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन था ये पेपर में आया हुआ था। आपके प्रीवियस पेपर के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेस्ड क्वेश्चन था, उसकी नीड क्या होती है, क्या होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और उसकी की प्रिंसिपल्स क्या है। लीडरशिप के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ था। ये दो तरह की लीडरशिप्स को उन्होंने डिफरेंशिएट करने को कहा था, ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के बीच का डिफरेंस। मैंने रीइंफोर्समेंट के बारे में आपसे कहा था, बिहेवियर रीइंफोर्समेंट होती क्या है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर में आया। बताइए कि उनमें से पॉजिटिव कौन सी होती है और नेगेटिव कौन सी होती है। अगर आपने इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा हुआ है और आपकी प्रेजेंटेशन में आपने कोई कमी नहीं छोड़ी है, आपके एमसीक्यू के अंदर आपको रीड बिटवीन द लाइंस और टेक्निकल टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग है, तो आप बताइए कहां पर आप अपने मैनेजमेंट में नंबर गवा सकते हैं। यानी अगर मैनेजमेंट को कोई भी स्टूडेंट तरीके से प्रिपेयर करता है, नॉट अ हिप हैजार्ड प्रिपरेशन कि ये तो मैं यहाँ से पढ़ लूंगा, वो तो मैं वहां से पढ़ लूंगा, हो जाएगी मेरी पढ़ाई पूरी, देखना रीड ही तो करना है। अगर इस एटीट्यूड के साथ आप प्रिपेयर करोगे मैनेजमेंट को, तो नहीं, रीड नहीं, रीडिंग प्लस अंडरस्टैंडिंग एंड कनेक्टिंग द एंटायर टॉपिक्स के हिसाब से चलोगे तो ये पेपर में आपको दिक्कत नहीं आएगी। यानी सिर्फ ये नहीं मालूम होना चाहिए कि ट्रांजैक्शनल कुछ होता है, ट्रांसफॉर्मेशनल कुछ होता है, आपको इसके बीच का डिफरेंस, इसके डिफरेंशिएशन को लिखना कैसे है, कौन कौन से पॉइंट्स है जिस पर आप उन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्या कोई स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं जो आप उसमें दे सकते हैं। इन सब चीज़ों को भी आपको उन टॉपिक्स को पढ़ते हुए ही खुद को पूछना है, क्योंकि आपको इस पेपर की प्रेपरेशन सिर्फ एमसीक्यू के बेस से नहीं करनी या सिर्फ डिस्क्रिप्टिव के बेस से नहीं करनी, आपको दोनों को साथ में लेकर चलना है। क्योंकि आपके पास फेज 2 में सिर्फ 1 महीना से कम का समय है, अगर वो 1 महीने से कम का समय 3 दिन कम पड़ेंगे उसके अंदर, उसके हिसाब से अगर आप जाओगे और इफ यू स्टिल हैव दैट एटीट्यूड इन योर माइंड कि चलो पहले एमसीक्यू प्रिपरेशन खत्म कर लेंगे उसके बाद उसको डिस्क्रिप्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना शुरू करेंगे, तो गलत हो जाएगा। यू हैव टू डिवाइड योर टाइमिंग जुडिशियसली and properly so that by the end of this particular journey of around, अब कितना बचा अपने पास, 25 जून तक का जो आपके पास फेज 2 तक का समय है, उसमें कहीं पर भी कोई ऐसा टाइम ना हो जहां पर you would feel that maybe I would have done better, I know myself, मेरे पास कैलिबर था मैं कर लेता, उस तरह के अंदर एक फीलिंग को ना रखते हुए आपको उस चीज को ढंग से पढ़ने की जरूरत है। पेपर में क्या होगा, आपके पास 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, 3 में से आपको 2 करने होंगे, तो आपको वहां पर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को छोड़ने की चॉइस भी रहेगी।
यानी आपको पेपर में चूज करना होगा कि कौन सा वाला पर्टिकुलर टॉपिक है फॉर यू विच इज स्ट्रॉन्गर देन द अदर, so that you can give more time to that particular topic and leaving one particular question all together. 10 मार्कर क्वेश्चन आपके पास आ जाएंगे प्लस एमसीक्यू बेस में आ जाएंगे, यानी अगर आपने इसको तरीके से पढ़ा तो कहाँ डर है मैनेजमेंट के अंदर, करेक्ट. सो दिस इज वेयर आई एंड माई सेशन रिगार्डिंग आरबीआई ग्रेड बी मैनेजमेंट. बट अगर आपको लगता है कि आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर एक गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है या आपको एक बार रिव्यू करना ज़रूरी है कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो इसकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी हमारे पोर्टल के ऊपर. अभी पीडिया ने आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया है एक 7-डे ट्रायल. इस 7-डे ट्रायल के अंदर आपके पास 7 दिन के लिए आपके पास वीडियोस खुली हैं. यू हैव द फ्रीडम, गो एंड रिव्यू द वीडियोस, देखिए उसको, समझिए आरबीआई ग्रेड बी का क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना चाहिए आपको और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी ज़रूरी हैं जब आप आरबीआई ग्रेड बी की बात करते हैं. तो क्या चीज़ें हैं, कैसे पढ़ना है, वो सारी डिटेल्स आपको हमारे पोर्टल पर मिल जाएंगी. उसको और डिटेल में पढ़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना, यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसकी डिटेल्स गिवन है. सो यू कैन गो हेड एंड गो एंड एक्सप्लोर आर वीडियोस. उन वीडियोस को देखिए, उनके साथ के लगे हुए एमसीक्यूज को पढ़िए, उनके साथ के लगे हुए वेब नोट्स पे स्टडी कीजिए. वी हैव गिवन यू इन द कंप्लीट फ्रीडम फॉर 7 days. You go ahead, explore it and then decide whether you want to study on your own or you would like to go ahead for our courses. So आपके पास वहाँ पर समय भी आ जाता है और आपकी प्रिपरेशन इसी बहाने शुरुआत भी कर देती है. So if you have the time and you are thinking about RBI grade B, then why not do the homework there? So go ahead and start your ओन रिसर्च राइट अवे. अगर आप अभी पीडिया के पोर्टल पर जाकर सर्च करना चाहते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप हमारे पोर्टल पर डायरेक्टली चले जाएं. दूसरी ऑप्शन ये है कि आप हमारे पोर्टल पर जाने की बजाय आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ही आपके पास उसकी पूरी डिटेल्स गिवन है, जहां से आप हमारे पोर्टल पर जाकर इस पर्टिकुलर एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं. कुछ नहीं करना, वहां पर आपको एक्सप्लोर, वहां पर एक एरिया दिख जाएगा जहां पर आप स्टार्ट माई 7-डे ट्रायल शुरू कर सकते हैं. आपका वो अगर आप ले लेते हैं तो आपके पास 7 days का ऑप्शन आ जाता है. सो दैट मीन्स यू आर हैविंग एम्पल ऑफ टाइम to look forward to the videos. So go ahead and if you feel कि आपको कहीं पर भी लगता है कि आपको मैनेजमेंट में और स्कोर करने का एरिया दिखता है या आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप शुरुआत करने का सोच रहे हैं, या आप वो स्टूडेंट है जिसको मैनेजमेंट पता तो है लेकिन उसको एक प्रॉपर प्रिपरेशन करनी है या खुद के से बैठकर पढ़ाई नहीं होती है इसीलिए हमें ज़रूरत है, जो भी रीज़न रहे. लेकिन अगर आपको लगता है आपको मैनेजमेंट पढ़ने की ज़रूरत है तो डेफिनेटली इन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन में एक गाइडेंस या एक पर्टिकुलर पाथ ज़रूर मिल जाए. ठीक है. सो मैं आपको मिलती रहूंगी हमारी क्लासेस के अंदर. वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग विद द एमसीक्यू सेशंस फॉर यू गाइज. साथ ही साथ हमारी बहुत सी वीडियोस आपके लिए अंडरस्टैंडिंग आरबीआई इज देयर एंड अंडरस्टैंडिंग द पर्टिकुलर एरिया ऑफ ईएसआई एज वेल एज द फाइनेंस हैज बीन ऑलरेडी गिवन टू यू गाइज. सो गो अहेड एंड एक्सप्लोर ऑल दीज एरियाज फॉर ऑल द आरबीआई ग्रेड बी एस्पिरेंट्स. सो दिस इज अ गुड न्यूज़. आपका इसी समय पर आपके पास टाइम आ गया, आपके पास 3 महीने का समय है अपनी इस पूरी प्रिपरेशन को कंप्लीट करने के लिए. 2 महीने फेज 1 और 1 महीना फेज 2. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. कीप अ टैप. जैसे ही आपके पेपर की इसका रिलीज हो जाता है तो अप्लाई ज़रूर करिएगा. एंड दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन इज डेफिनेटली समथिंग विच इज़ वे कॉम्पिटिटिव एंड दिस मीन्स दैट योर हार्ड वर्क एंड योर स्ट्रैटेजीज आर गोइंग टू पे ऑफ इफ यू डू इट वेल. थैंक यू.